नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जी इसमें। देखिए साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास को कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में आधुनिक बिहार के अंतर्गत हम लोग यूरोपीय कंपनी का प्रवेश को देखेंगे और जनजातीय विद्रोह, बिहार से रिलेटेड कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसके बारे में देखेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। और अगले कुछ वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति और बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की इसमें भूमिका, और हम सबसे अंतिम वीडियो में देखेंगे पृथक बिहार का गठन। तो आज हमारा रहेगा यूरोपीय कंपनी का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह। देखिए साथियों, हमारा इस चैनल का मोटिव भी है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप लोगों को कराना। तो चलिए साथियों, और हम ये भी आपको बताते चलेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले ले बिहार का, बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम ले ले, बीपीएससी का एग्ज़ाम ले ले, इसमें बिहार का इतिहास का बड़ा ही रोल होता है, बिहार स्पेशल का बहुत ही भूमिका होती है। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना किसी देरी का। देखिए साथियों, यूरोपीय कंपनी आने के क्रम में सबसे पहला यूरोपीय कंपनी आए थे पुर्तगाल, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद अंग्रेज़, उसके बाद डेनिश आए थे और सबसे अंतिम में फ्रेंच आए थे। तो बिहार आने वाले भी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने बिहार के संदर्भ में क्या क्या काम किया था, इनका क्या महत्व हो जाता है बिहार के बारे में। तो देखिए, बिहार में सर्वप्रथम थोड़ा मैं इसको तो देखिए, बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे। हुगली कहाँ है? कोलकाता में है, और पटना बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ वे नाव के द्वारा व्यापार करते थे गंगा नदी की सहायता से। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि का व्यापार करते थे, और कई सारी चीज़ यहाँ से इसके अलावा यहाँ से ले जाते थे यूरोप में। इन सब का व्यापार यहाँ पटना से भी करते थे। कौन? पुर्तगाली करते थे। अब उसके बाद पुर्तगाल के बाद डच आए बिहार से रिलेटेड। तो डच कौन थे? हॉलैंड और नीदरलैंड का निवासी थे। डच को ही हॉलैंड या नीदरलैंड कहा जाता है। इन्होंने पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पटना में व्यवस्थित व्यापारिक कोठी की स्थापना कौन सी यूरोपीय कंपनी ने किया? तो आंसर होना चाहिए क्या? डच कंपनी ने। डच ने 1632 में पटना में, जो पटना का उत्तरी इमारत अभी जैसे देख सकते हैं जाके, पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है जो अभी वर्तमान में है, वो डचों के द्वारा बनाया गया है। वो उनका भंडारण केंद्र था और डच फैक्ट्री था, एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि के व्यापार में थी। देखिए, 1632 में जो पटना में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, वो आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, जो आप अभी जाके देख सकते हैं, जो पटना कॉलेज का है, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है पटना कॉलेज, वो इन लोगों का ही द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था? तो 1867 में बनाया गया था। 1867 में बनाया गया था। आगे देख लेते हैं। तो डच के बाद अंग्रेज, डच के बाद बिहार में कौन आए? अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने 1632 ईस्वी में बिहार आया। 1632 ईस्वी में बिहार आया। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। इसके बाद है कि अंग्रेज द्वारा स्थापित फैक्ट्री, जो कि अभी वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में अभी कार्यरत है वर्तमान में। और इसके बाद अब डेनिस आते हैं। डेन कंपनी जिसको कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं डेनिस कंपनी के बारे में। डेनिस कंपनी ने 1674 ईस्वी में पटना सिटी, अभी जो वर्तमान पटना सिटी है, उसके नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। और मुगल शासक फर्रुखसियार 1713 से 1719 के बीच जो थे, उन्होंने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने के एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। एक प्रकार का अंग्रेजों को मेग्ना कार्टा दे दिया था, जिसे इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा को क्या कहा जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना इस घोषणा के अंतर्गत था कि यूरोपीय कंपनी को कहा गया था कि आप कहीं भी बिना छूट के व्यवहार कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जाकर। अब डेन तो पढ़ लिए, यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग बंगाल, बिहार और उससे संबंधित अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था, और दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया, और 1779 ईस्वी में उसे उड़ीसा की भी सूबेदारी दे दी गई। तो फर्रुखसियर उस समय बंगाल का थी, मुगल सम्राट था, उसने सबसे पहले बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को बनाया। अब मुर्शिद कुली खां का कार्यों को देखते हुए उसने बंगाल के अलावा उड़ीसा की भी सूबेदारी उसे सौंप दी गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे है कि मुर्शिद कुली खां के बाद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। अब उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। मुर्शिद कुली खां ने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया था। इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब सरफराज खां बनता है। कौन बनता है? तो सरफराज खां बनता है। वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, बंगाल के लिए वह अयोग्य नवाब सिद्ध हुआ। इसको देखते हुए अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? गिरिजा का युद्ध। इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को हराता है और स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। इस युद्ध के बाद अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता आरंभ किया। इसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया तो अलीवर्दी खान ने। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था, क्योंकि जब मुर्शिद कुली खां था और सरफराज खां जब तक बंगाल का नवाब था तो अंग्रेजों के साथ सहायता करता था। लेकिन जब अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है तो उसने अंग्रेजों के शासन में न रहकर, उसके अधीन न रहकर स्वतंत्र रूप से बंगाल का नवाब और बंगाल को चलाना चाहता था। इसलिए अंग्रेजों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। इसके बाद होता है कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका नाती था जो कि सिराजुद्दौला था, उस बंगाल का नवाब बनता है। और सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। तो सिराजुद्दौला कौन था? तो अलीवर्दी खां की जो छोटी पुत्री थी उसका वो पुत्र था, इस वजह से वो नाती हो गया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद उससे नाराज हो गए थे सिराजुद्दौला से। अब सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ और सिराजुद्दौला ने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों से संघर्ष करके कंपनी से। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक था, उसे कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उस पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया तथा कोलकाता का नाम उसने अलीनगर रखा। तो कोलकाता का नाम अलीनगर किसने रखा? तो सिराजुद्दौला ने रखा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी संघर्ष के क्रम में कालकोठरी की भी घटना होती है। आप लोग सुने होंगे कालकोठरी घटना कौन किया? तो सिराजुद्दौला ने किया। इसको सबसे ज़्यादा कालकोठरी घटना को प्रचलित किसने किया? तो ये प्रत्यक्षदर्शी से कौन? होलवेल। इसने इसको प्रचलित किया था अपने बुक के माध्यम से। इसके अनुसार था कि होलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में ही कालकोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। इसके अनुसार सिराजुद्दौला 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके कारण छोटा कमरा था, जिसके कारण 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 23 लोग ही जीवित बच पाते हैं। छोटा कमरा था, आप देख सकते हैं जून का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वे दम घुटने के कारण उन लोगों की 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अब इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1957 नहीं होना चाहिए, 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। इस घटना के बाद क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष हुआ और अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश होना पड़ा। इसके बाद क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। देखिए, अलीनगर का संधि हो जाता है सिराजुद्दौला के बीच, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला नहीं मानता है। वह अंग्रेजों को उस क्षेत्र में फोर्ट विलियम किला को नहीं बनवाने के लिए उसको विवश करता है। इसे क्लाइव ने अलीनगर संधि को भंग करने का किस पर आरोप लगाया? तो सिराजुद्दौला पर लगाया। इसके कारण हुआ है कि 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर एक प्लासी की लड़ाई होती है, जिसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। कब? 23 जून 1757 को। कौन सा युद्ध होता है? तो प्लासी की लड़ाई होता है, प्लासी का युद्ध होता है। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। तो सिराजुद्दौला की लड़ाई की तरफ मीर जाफर और राय दुर्लभ, मानिक चंद और आमी चंद और जगत सेठ, पहले इन लोगों ने सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने का विचार किया, लेकिन ये लोग पहले से ही अंग्रेजों से साठगांठ करके उनसे मिल लिए थे। ये लोग सिराजुद्दौला को धोखा दे दिए, एक प्रकार का धोखा दे दिए। तो यहाँ से रिलेट करके पूछा जाता कि मीर जाफर कौन था? तो नवाब का सेनापति ही था। राय दुर्लभ एक प्रकार का दीवान था। मानिक चंद प्रभावी अधिकारी था और आमी चंद व्यापारी था और जगत सेठ एक बैंकर था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया, अंतिम स्थिति में जाकर अंग्रेजों का साथ दे दिया, जिससे हुआ कि सिराजुद्दौला का सैनिक शक्ति कमजोर हो गया। लेकिन उनके दो अन्य साथी थे, दो अन्य सेनापति थे। कौन थे? मीर बनान और मोहनलाल। इन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ युद्ध करने के लिए भाग लिया। अब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात तो हो गया और विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित भी हुआ। पराजित होने के क्रम में मीर मदान और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला को युद्ध क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। युद्ध क्षेत्र जब छोड़कर सिराजुद्दौला अपने बंगाल की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में या तो पहुंचने के क्रम में ही मीर जाफर के जो पुत्र थे मीरन, उनके मीर जाफर के इशारे पर मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, जिससे
जिससे होता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु तो हो जाती है। इसके बाद जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो मीर जाफ़र को, जो कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था प्लासी के युद्ध में, तो इनसे खुश होकर इनको मीर जाफ़र को बंगाल का कठपुतली नवाब, एक प्रकार का कठपुतली नवाब बनाता है। कठपुतली नवाब हुआ कि आप राजा रहेंगे, नवाब रहेंगे, बाकी बात सारी जो क्रियाएँ होंगी जो भी वो अंग्रेज देखता था। इसी को कठपुतली कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद होलवेल बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद, कौन था दामाद? मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बनाता है। मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का दामाद नवाब कौन बनाता है? तो होलवेल बनाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। देखिए, मीर कासिम ने का जब राजधानी मुर्शिदाबाद था बंगाल का, तो अंग्रेज बार बार उसके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। किसके कार्यों में? मीर कासिम के कार्य। इससे तंग आकर मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के क्षेत्र में मुंगेर कर लिया था और यहाँ इन्होंने एक शस्त्रागार की भी स्थापना किया था। देखिए, अब आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर करों को समाप्त कर दिया। जो दस्तक दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को, किसने समाप्त किया? तो मीर कासिम ने समाप्त किया। क्यों समाप्त किया? क्योंकि स्थानीय लोगों को व्यापार करने में बहुत दिक्कत होती थी और अंग्रेज अपने मनमानी से व्यापार करते थे और स्थानीय लोगों को सताते थे। इसको देखते हुए मीर कासिम ने स्थानीय लोगों के लिए भी व्यापार में छूट दे दी। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। इस कारण उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए गुरगिन खान नामक एक अर्मेनियाई व्यक्ति था, उसको अपने यहाँ रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के जो नायब सूबेदार थे राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वे भ्रष्टाचार करते थे। बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए वो तैयार नहीं था। इस कारण इसको बर्खास्त कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। इसके बाद मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दिया। इसके बाद मीर कासिम ने भी पटना पर आक्रमण किया और एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार कर लिया। इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। देखिए, मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का कारण था कि मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का व्यवहार एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया था, निम्न स्थिति में पहुंच गया था, उनसे तंग आ गया था अंग्रेज। इस कारण मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाना पड़ा। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे उनसे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से त्रिगुट बनाया, गठजोड़ एक प्रकार से बनाया। और इस गठजोड़ से तीनों सेना की संयुक्त सेना ने इस त्रिगुट से और अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? तो बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? तो बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में परिणाम ये हुआ कि इन तीनों की जो संयुक्त सेना से त्रिगुट थी, किसका? तो मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन लोगों तीनों की सेना हार जाती है। और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, जिनका वह दूसरा कार्यकाल था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इस समय बंगाल का नवाब कौन था? क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मीर कासिम अभी भी बंगाल का नवाब तो नहीं था, लेकिन मीर कासिम को लोग ज़्यादा याद रखते हैं, इस वजह से इनको क्वेश्चन पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध तो हो जाता है। बक्सर के युद्ध का परिणाम स्वरूप जब त्रिगुट सेना हार जाती है तो अंग्रेज अब इन तीनों सेनाओं पर तो जुर्माना लगाएगी। तो जुर्माना का स्वरूप ये लोग क्या लगाते हैं? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत कब इलाहाबाद संधि होता है? तो डेट को याद रखिएगा आप लोग, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए, कितना? 26 लाख रुपए पेंशनर बना दिया। इसके बदले में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी शक्ति देना पड़ा, दीवानी अधिकार उसे देना पड़ा। और इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को क्या मिला? तो 26 लाख रुपए पेंशनर बना दिया और बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी शक्ति ले लिया। दीवानी शक्ति का मतलब है कि यहाँ का राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। इसके बाद क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है। इस द्वैत शासन के तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया जाता है तथा सैन्य और कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। द्वैत शासन का मतलब ये होता है कि दीवानी और फौजदारी मामले दोनों अलग होंगे। दीवानी मामले अंग्रेज रख लिए और फौजदारी मामले बंगाल के नवाब को दे दिए। फौजदारी में जो है कि प्रशासनिक कार्य जितने भी थे वो फौजदारी के अंतर्गत आते थे।
तो नवाब को दे दिया गया, और जो कर राजस्व वसूली जो था वो अपने पास रख लिए, क्योंकि इससे अंग्रेजों को प्रॉफिट होता था, धन की प्राप्ति होती थी, इस वजह से ये अपने पास रखे थे। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप इतना भयंकर था कि 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। नवाब पद का भी अंत कर दिया गया, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद्दौला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने नवाब का पद को समाप्त किया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने नवाब के पद को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो और भी पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद्दौला था। आगे देखते हैं। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलेटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। और 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायब बनाया गया। कहाँ? किस तरफ? बिहार की तरफ। और बंगाल की तरफ तो उसका हो जाएगा मिर्जा खां। कौन हो जाएगा? मिर्जा खां को। आगे देखते हैं। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा, और इसके लिए जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार का निर्माण करने का सुझाव दिया था। इसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखिएगा इस डेट को। 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गोस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया था। आप इसको इमेज में देख सकते हैं, चित्र में, यही गोलघर है। इसी का निर्माण किसने किया था? तो जॉन गोस्टिन ने किया था। कब किया था? तो 1784 ईस्वी में किया था। देखिए, उस समय बंगाल का जो नवाब शासन करते थे, तो पूरा यहाँ तक इस क्षेत्र में शासन करते थे, पूरा बिहार और बंगाल का क्षेत्र, और कुछ उड़ीसा का भी क्षेत्र था उसमें। झारखंड भी उस समय बिहार में ही था। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो था वो बंगाल के नवाब ही इस क्षेत्र को देखते थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश बंगाल और बर्मा। आगे देख लेते हैं। जनजातीय। देखिए, हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कौन? यूरोपीय कंपनी का आगमन और इसी बिहार से संबंधित। अब जनजातीय विद्रोह देखेंगे बिहार से संबंधित। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। अभी भी देख सकते हैं कि झारखंड क्षेत्र में और उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत सारे जनजातियाँ रहते हैं। इसी कारण झारखंड के क्षेत्र में कई जनजातियाँ थी, और इनके जो धार्मिक हस्तक्षेप है, आर्थिक हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण या विद्रोह का कारण बना। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए, जो कि निम्नलिखित है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। टेबल के माध्यम से समझाया गया है। इस टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल को आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। कभी कभी मिलान करने के लिए भी दिया जाता है, वन लाइनर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग पहले विद्रोह देखेंगे, कौन सा विद्रोह हुआ, उसका वर्ष कौन सा था, और क्षेत्र कौन सा था। क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, और नेतृत्व का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस विद्रोह का नेता कौन थे, इस विद्रोह का नेता कौन थे, और कभी कभी वर्ष भी पूछ लेता है। सबसे पहले था कि पहाड़िया विद्रोह। तो कब हुआ था? 1778 में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ थे। कौन थे? राजा जगन्नाथ थे। इसके बाद तिलका मांझी विद्रोह होता है। तिलका मांझी भागलपुर का क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी। इसको तो याद रखना इजी है कि तिलका मांझी विद्रोह से तिलका मांझी याद रख सकते हैं। तमाड़ विद्रोह भी होता है। किस क्षेत्र में होता है? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। कब होता है? तो 1789 से 94 के बीच में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारियाँ नहीं दी गई है। चेरो विद्रोह होता है 1802 से 1802 तक होता है। पलामू क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता को आपको ध्यान में रखना कौन थे? तो भूषण सिंह थे। कौन थे? भूषण सिंह। और हो विद्रोह को याद रखना है। कहाँ हुआ था? किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम का क्षेत्र हुआ था, और थोड़ा बंगाल के क्षेत्र में भी हुआ था, उस क्षेत्र को कवर किया था। इसके बाद कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच में। कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र पड़ता है। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत। इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह भी होता है। संथाल विद्रोह 1855 से 57 के बीच में होता है। कब? जस्ट 1857 की क्रांति से पहले। इनका क्षेत्र था संथाल परगना। कौन सा था? संथाल परगना। इसके नेतृत्व करना 4 भाई थे। कौन थे? 4 भाई। कौन? सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव। सबसे ज़्यादा सिद्धो कान्हू के बारे में पूछा जाता है। सिद्धो कान्हू, चांद, भैरव को याद रख सकते हैं। सरदारी विद्रोह भी होता है 1858 से 95 के बीच। इसका थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा था। यह भी छोटा नागपुर और सिंहभूम का क्षेत्र में पड़ता था, विद्रोह हुआ था। और मुंडा विद्रोह सबसे इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह सबसे सशक्त विद्रोह यही हुआ था, मुंडा विद्रोह। यह भी 1895 से 1900 के बीच में होता है। इसका भी डेट आपको याद रखना है। छोटा नागपुर का क्षेत्र में होता है, और बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करते थे। और ताना भगत विद्रोह यह गुमला के क्षेत्र में हुआ था, और जतरा भगत इसके नेतृत्व करते थे। देखिए साथियों, आप देख सकते हैं अधिकतर जो विद्रोह हुआ था तो अभी जो वर्तमान झारखंड का क्षेत्र था वहीं हुआ था, सिवाय
भागलपुर जो तिलका मांझी विद्रोह था उसको छोड़कर बाकी भी जितने भी विद्रोह हैं वो अभी वर्तमान में जो झारखंड का क्षेत्र है वहाँ हुए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मुंडा विद्रोह हुआ, ताना भगत हुआ, संथाल हुआ, कोल हुआ, हो हुआ, चेरो हुआ और पहाड़िया विद्रोह को रख सकते हैं। कोल का तो आप डेट तक इसको, संथाल का भी डेट याद रख सकते हैं और मुंडा विद्रोह का भी डेट याद रखना है और इसके नेतृत्वकर्ता को तो आपको ध्यान में रखना ही है। आगे देख लेते हैं हम लोग डिटेल के बारे में जान लेते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, इसका टाइम पीरियड था 1855 से 56 के बीच में। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र तक हुआ था, ये जिसे दामन एक को के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को अन्य कौन सा नाम से जाना जाता है तो दामन एक को के नाम से जाना जाता है। यह जो विद्रोह हुआ था जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों का इनके क्षेत्र में प्रवेश था। बाहरी लोगों को ये दिक्कू कहते थे। क्या कहते थे? दिक्कू कहते थे। इनके द्वारा दिक्कू के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था, इस कारण यह विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल का कई प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें मांझी व्यवस्था थी और परहा पंचायत व्यवस्था। इनमें अंग्रेज हस्तक्षेप करके इनका परिवर्तन करना चाहते थे, इस कारण से भी यह विद्रोह हुआ। विद्रोह के कई कारण होते हैं, इनमें दिक्कुओं का प्रवेश था, मांझी व्यवस्था उनका हस्तक्षेप था, परहा पंचायती व्यवस्था आदि में उनका परिवर्तन करना इस विद्रोह का कारण बना। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धो कान्हो और चांद भैरव 4 भाई थे। क्या था? इस विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। कितना? 6000 संथालियों का संगठन बना और अंग्रेजों की ओर यह विद्रोह को दबाने आए मेजर बरो, अंग्रेजों की तरफ से इस विद्रोह को दबाने के लिए आए थे मेजर बरो, उनकी हत्या इन लोगों ने कर दिया। इसके बाद हत्या के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आए अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का भारी मात्रा में इसको दमन कर दिया बुरी तरीके से। अपितु यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन क्या इसके परिणाम स्वरूप, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाला परगना कस्तकारी अधिनियम 1876 लाया जाता है और संथाल परगना का गठन किया और मांझी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई। जो संथाल विद्रोह का मांझी व्यवस्था था उनको भी मान्यता अंग्रेजों को द्वारा दी गई। अब हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में देखते हैं। देखिए मुंडा विद्रोह किसने किया था तो 1855 से 1900 के बीच में हुआ था। कौन किया था? इसका नेतृत्व करना कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बिरसा मुंडा। इनके ही जन्मदिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का 15 नवंबर को मनाने का आरंभ किया गया है। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में, क्या कारण थे इसके पीछे। तो यह जनजातीय विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह कौन था? तो मुंडा विद्रोह था। और प्रथम सशक्त विद्रोह कौन था? तो संथाल विद्रोह था। विद्रोह की व्याप्ति का कारण इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह का कहा जाता है। और दामन को विद्रोह किसे कहा जाता है? तो संथाल विद्रोह कहा जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और मुंडा विद्रोह का अन्य और भी नाम है, इसे महान विद्रोह भी कहा जाता है, महान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का कारण दिक्कुओं द्वारा शोषण। ये लोग दिक्कू अंग्रेजों को कहते थे, इनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था, इसमें विद्रोह में मुंडा विद्रोह होता है। और खोटी व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। खोटी व्यवस्था क्या थी? ये भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। क्या थी? कि मुंडा जनजातियों का भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। कौन? खुटी कट्टा व्यवस्था। और इसमें अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया और इसमें क्या किया गया कि सामूहिक व्यवस्था को हटाकर ये जमींदारी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। इसके कारण यह विद्रोह की स्थिति बनी थी और विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। किसने? बिरसा मुंडा ने वैष्णव धर्म की भी दीक्षा ली थी। तो किससे ली थी? तो आनंद पांडे से ली थी। स्वयं को सिंह बुंगा का अवतार क्या कहते थे? स्वयं को सिंह बुंगा का अवतार कहते थे। उन्होंने आचरण शुद्धता और आत्म सुधार और एक ईश्वरवाद पर उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि सिंह बुंगा का अवतार किसने कहा? तो बिरसा मुंडा जी ने कहा। आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एक ईश्वरवाद को अपनाने का उपदेश किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो बिरसा मुंडा जी के द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग देखिए इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ था। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ था, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सख्त विद्रोह 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी इस डेट को याद रखिएगा, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हैजा के कारण हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन खूटी कट्टा व्यवस्था को अंग्रेजों को पुनः लागू करना पड़ता है और खूटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया जाता है और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया जाता है। इसको याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था? तो 1908 को लाया गया था और खूटी कट्टा व्यवस्था को पुनः लागू किया गया था। इस डेट को याद रखिएगा। तो
कब गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी को किया गया था। देखिए साथियों, आज हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन बिहार से रिलेटेड पढ़ लिए और जनजातीय विद्रोह और बिहार के संदर्भ में उसको आज लोग कंप्लीट कर लिए। अगला वीडियो जब हम लोग लाएंगे तो 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और आंदोलन, उसके पूर्व कौन सा विद्रोह हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, और 1857 की क्रांति भी हम बिहार से रिलेटेड करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए साथियों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देने का प्रयास कीजिएगा, अपना सुझाव देने का प्रयास कीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, जय हिंद।